जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी प्रिय छात्रों को जो है ये ठान लेना चाहिए कि परीक्षा के अब बहुत कम, यानी कि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आप लोगों को जो है अपने जो है पढ़ाई का टाइम भी बेटा इस समय आपको बढ़ा देना चाहिए और दिन रात एक ही जुनून रहना चाहिए कि भाई हमें जो है अपने गुरुजनों का और माँ बापों का और खुद का इस तरीके से मान बढ़ाए ताकि कि आपकी प्रशंसा हो। चलो बेटा, इसी कड़ी में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तलकरा सिंह 10+12 पर। चलते हैं बेटा टॉपिक पर। बहुत अच्छा टॉपिक लिख रहे हैं। देखो बेटा इधर ये मैंने जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बहुत चुनिंदा क्वेश्चन, और ये वो वाले है। देखो बेटा सब कुछ परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं होता है, कुछ चीजें हमें आनी चाहिए। देखो एक मान लो ऐसा तो है ना सब कुछ परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन बहुत चीज ऐसी है जो हमें बहुत ज्यादा ऐसे समझो बहुत कंपलसरी है जो आनी चाहिए। उसमें से जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है काफी अच्छी जानकारी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो निश्चित आपको ये वही काम करना है, क्या आप लोगों को बेटा वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है ताकि कि ये जानकारी सब लोगों को हो। चलो देखते हैं बेटा क्या। देखो बेटा ये ल्यूकास अपकर्मक है। क्या है ये? ल्यूकास अपकर्मक। तो जनरली ल्यूकास अपकर्मक का सूत्र पूछ लिया जाता है। तो ल्यूकास अपकर्मक एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। क्या? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। सही। अब देखो बेटा ल्यूकास अपकर्मक का इस चैप्टर में रोल क्या है ये देखो। आप सब लोग जानते हो एथिल जो एल्कोहल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये तीनों में विभेद कर देता है, यानी कि ल्यूकास अपकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। मैं मोजामानी बता दूं, कभी ऐसा आ जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद का ल्यूकास परीक्षण लिखो, तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में करा रखा है, फिर भी मैं मोजामानी बता देता हूं आप लोगों को। क्या? ल्यूकास अपकर्मक एल्कोहलों में विभेद उनसे भिन्न भिन्न गतियों से गति करने के आधार पर ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। और ल्यूकास अपकर्मक एल्कोहल से अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो जो तृतीयक एल्कोहल है वो बेटा जैसे ही तृतीयक एल्कोहलों में ल्यूकास अपकर्मक आप डालोगे तुरंत धुंधला उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जब किसी एल्कोहल को यदि आप ल्यूकास परीक्षण में या ल्यूकास अपकर्मक को एल्कोहल में डालते हैं तो तुरंत अगर धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो समझ लो वह कौन सा एल्कोहल है? तृतीय। और यदि किसी एल्कोहल में आपने ल्यूकास अपकर्मक डाला और 5 से 10 मिनट में यदि धुंधलापन उत्पन्न हुआ, समझ लो तो वो कौन सा? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक। और इसी प्रकार यदि आपने ल्यूकास अपकर्मक एल्कोहल में डाला और यदि धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ है और विलयन जैसा पहले था पारदर्शी विलयन अब भी वैसा ही है, तो समझ लो प्राथमिक एल्कोहल। चलो बेटा खैर ल्यूकास अपकर्मक का था आप लोग समझ गए होंगे। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। अब इसी के साथ में एक ऐसा देखो, दरअसल में जो धातुएं होती हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन से नीचे 3 धातुएं हैं, सॉरी 5 है। कौन सी? Cu, Hg, Ag, Pt और Au। Cu, Hg, Ag, Pt, Au। Cu का मतलब है कॉपर, Hg का मतलब है मरकरी, Ag का मतलब है सिल्वर और Pt का मतलब है प्लेटिनम, और Au क्या है? आपका गोल्ड है, यानी कि सोना है। तो दरअसल में जितने भी अम्ल हैं इन धातुओं पर
कौन से पर? सोना पर। सोने को ले लो, सोने, प्लेटिनम, चांदी, इन पर बेटा कोई असर ना करते हैं ये कौन? अम्ल। अम्ल कौन कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल इन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात इनसे क्रिया नहीं करते हैं। ये क्या है? सबसे कम अगर अक्रिय धातु है तो वो गोल्ड ही है आपका। गोल्ड पर यदि आपने H2SO4 डाल दिया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये उसमें घुलते नहीं है। तो बेटा इसके लिए क्या करा? दो अम्लों का मिश्रण बनाया। कितने का? दो का। कौन कौन से का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HCl और HNO3। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनको एक अनुपात में मिलाया। किसमें? HCl के 3 और HNO3 का 1। इनका जो मिश्रण मिलाया, उस मिश्रण को ही क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज को दूसरा नाम है एक्वा रेजिया। क्या है? एक्वा रेजिया। तो अम्लराज क्या है? दो अम्लों का मिक्सचर है। किस किस का? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। और शर्त यह है HCl के 3 लोगे, 3 अनुपात में लोगे, और HNO3 का 1 अनुपात में। फिर से देखेंगे, अम्लराज या एक्वा रेजिया, सांद्र HCl और प्लस HNO3, इधर 3 लिए है, इसका 1 लिया है। यहां मैंने भाषा में लिख दिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 अनुपात का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये ऐसा मिक्सचर बन गया, अम्लराज ऐसा है बेटा, ये अम्लराज है, और ये सपोज करो कोई सोने की धातु है, सोना है। अब सोने का कोई आभूषण या कोई चीज है, यदि आपने डाल दिया बेटा, थोड़ी देर में जल्दी से ना निकाला तो भूल जाना कि आपके हाथ में कुछ था, यानी कि इतनी तीव्रता से क्या है? उसको घोल देगा, और जरा सी देर में क्या है? सोना चांदी क्या हो जाएंगे? उसमें घुल जाएंगे, इतना तेज होता है। सही है? ठीक है, ये हो गया अम्लराज। अब बेटा इसी के साथ ये दो गैसें हैं। कौन सी है? ये दो। क्या है? भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस। सही है बेटा? माइनर सा अंतर है इनमें, बहुत छोटा अंतर है, इसलिए आपको दोनों का पता होना चाहिए। भाप अंगार गैस, ये देखो बेटा यहां क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस के H2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? भाप अंगार गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? भाप अंगार गैस। कितनी गैसों का मिश्रण है? 2 का। CO प्लस के H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसी के साथ मैंने ये बता दिया बेटा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ना है तो बहुत अच्छी बात है, ना है तो देख लो इधर। बेटा ये भी दो गैसों का मिश्रण होता है। ये क्या है आपका? अरे CO तो बताते हैं, आप लोग भी जानते हो बेटा। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है? डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। समझ में आ गए बेटा? देखो, अगर भाप अंगार गैस का है तो CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस का है तो CO प्लस के N2। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, ये क्या है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल। चूंकि भाई ये अल्कोहल वाला चैप्टर है तो आपको जनरली आना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा क्या? C6H12O6। ये क्या है बेटा? ये है ग्लूकोज। क्या है बेटा? ये ग्लूकोज। देखो इसकी ग्लूकोज की जो संरचना होती है ना, वैसे ये होती है ग्लूकोज की। क्या? C, एकल-1 C, एकल-1 C, एकल-1 C, एकल-1 C और एकल-1 C, यानी कि कितने कार्बन है इसमें? 6। ठीक, यहां बेटा लगा दो आप CH, 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 और यहां लगा दो CH2, और यहां एकल बंद OH, एकल बंद OH, एकल बंद OH, और ये एकल बंद OH, यहां भी एकल बंद OH, और ये बेटा ये हो गया।
ये हो गई बेटा क्या है, किसकी है, ग्लूकोज की। इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, यानी कि जो आपका ये एल्डिहाइड होता है, एक क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डोहेक्सोस कहते हैं ग्लूकोज को। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। चलो ये तो मैं खैर बाद में बताऊंगा, पहले मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ये ग्लूकोज का जो है संरचना इस तरीके की है। फिलहाल हम इस पर नहीं जाएंगे बेटा, देखो कहाँ है, फिलहाल हम एथिल अल्कोहल पर चलना है। तो एथिल अल्कोहल से ग्लूकोज, तो बेटा ये ग्लूकोज ग्लूकोज से जो एथिल अल्कोहल बनाते हैं वो एक एंजाइम द्वारा होते हैं। किससे, कौन सा एंजाइम, दरअसल में इससे ये तो बहुत कम पूछता है कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हो, ये तो कम पूछेगा, लेकिन ये पूछने लगता है कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस एंजाइम का प्रयोग होता है, या कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो ये बेटा ये जाइमेस एंजाइम है। कौन सा है ये, जाइमेस। कहां पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ईस्ट में। ये जाइमेस, सही है। एथिल अल्कोहल रिएक्शन देख लो, ग्लूकोज C6H12O6 और ये बन गया C2H5OH, इसके 2 अणु, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी 2 होते हैं। ये बन गया बेटा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये बना एथिल अल्कोहल। ठीक, समझ में आ रही है। जाइमेस एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक सूक्ष्म जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्या होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, समझ गए। ठीक है, चलो इधर देखेंगे। ये बेटा फिनॉल से फिनोल्फथैलीन, ये भी रिएक्शन बहुत अच्छी है। देखो कि क्या होता है फिनॉल से फिनोल्फथैलीन, इसका इधर अभी बताऊंगा बेटा। ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल की अवक्रिया, किसकी अवक्रिया, फिनॉल की अवक्रिया। इधर देख लो बेटा, ये हो गया फिनॉल, सही। और थैलिक एनहाइड्राइड, क्या इससे, थैलिक एनहाइड्राइड से कहा जाती है, एनहाइड्राइड से। अब थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए। देखो ये होता है बेटा, यहाँ ये बेंजीन रिंग, यहाँ एकल बंद C 2 एक बंद O और C 2 एक बंद O और एकल बंद O, ठीक है। ये है बेटा किसका, थैलिक एनहाइड्राइड का, किसका, थैलिक एनहाइड्राइड का। तो क्या है, फिनॉल से फिनोल्फथैलीन जब बनाओगे तो बेटा फिनॉल की अवक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से की जाती है, किससे, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र देख लो बेटा, ये बेंजीन है, इसमें मैंने 2 पड़ोस वाले कार्बनों से एक एक संयोजकता इधर करी, कार्बन रखा, यहां भी कार्बन, कार्बन की 2 एक बंद O, और ये भी बेटा क्या है, O, सही है। ये भी बेटा क्या है, O। और बेटा कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4, अभी एक एक रह गई, तो एक एक मैंने इससे O से जोड़ दी। ठीक, अब तुम जानते हो बेटा, जब भी हम तनु H2SO4 की अगर किसी से अवक्रिया कराते हैं तो समझ लो उसमें जल का अणु जोड़ देते हैं, और अगर आपने सांद्र H2SO4 से करा दी तो समझ लो जल का अणु निकालना पड़ेगा। निकाल दो बेटा, जल का अणु निकला, कैसे, एक बात बताएं, इसके 2 ले लेना। और यहां देखो सब जानते हो, ये बेंजीन रिंग में प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो बेटा यहां से ऐसे समझो, यहां से एक H, अब 2 लिए हैं तो 2 हो गए, यहां H2O निकल गया, मैं इधर निकाल दे रही है, चलो प्लस H2O, ठीक है। अब देखो कैसे जुड़ाव होगा, बिल्कुल ऐसा ही बना लो, कुछ भी चेंजिंग ना करनी है इसमें। ये थैलिक एनहाइड्राइड का जैसा का तैसा बना लो बेटा, यहां C, यहां भी C, और यहां तो कोई चेंजिंग ना करनी है O, यहां भी कोई चेंजिंग ना करनी है बेटा O। अब यहां जो ये तो O निकल गया, निकला तो 2 संयोजकता ये जोड़ दो, किससे जोड़ोगे बेटा, फिनॉल से जोड़ोगे, किससे जोड़ोगे, फिनॉल से। ये वाली देखो ऐसे दिखा दो,
और यहाँ पे अच्छा थोड़ा नीचे को बनाऊं, है ना, कोई बात ना बेटा, इधर देखते रहोगे, देख लोगे तो बना दोगे। फिनोल्फथैलीन का सूत्र ही बड़ी मुश्किल से याद होता है, प्लस का H2O, यहाँ H2 लगा दो और देखो बेटा 1 मिनट रुकेंगे, चलो उससे कर देखो बेटा, इधर देखेंगे, मैंने बताया इसका हमें चेंज ना करना, ऐसे का देख, 1 सेकंड, इधर देखेंगे बेटा, ये H2O तो मैंने यहां निकाल रखा है ऐसा में, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख दो, इसका सेम बना दूंगा मैं इस प्रकार से, सही है। ये रिंग बनाई मैंने, और रिंग के ये वाले कार्बन प्रयोग करे थे ना, ये और ये हैं, यहां से दिखाओ, C 2 एक बंद O, और यहाँ इसकी एक संयोजकता इस तरीके से मैंने दे रखी। अब यहाँ की 2 जो संयोजकता है उसको ऐसे दिखाओ, और यहाँ पर बेटा जोड़ो तुम क्या, फिनॉल, फिनॉल का ये हो गया ये वाला, यहाँ और इधर OH दिखा दो, और एक यहाँ दिखाओ, ठीक है ना, इधर ऐसे, कोई बात ना, कैसे दिखा दो, ये यहाँ ये बना दिया मैंने, ये बन गया, लो जी, ये बन गया फिनोल्फथैलीन। क्या है, ये है फिनोल्फथैलीन। क्या है बेटा, ये फिनोल्फथैलीन है, फिनॉल से फिनोल्फथैलीन। देखो बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, आप सोच रहे हो कि रिएक्शन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सरल चीज है। किस प्रकार से, ये थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र याद रखना, रिंग से पड़ोस वाले 2 कार्बन से एक एकल बंद निकालना, यहाँ कार्बन यहाँ भी कार्बन, अब इसकी संयोजकता 4 करोगे तो 2 यहाँ पे O दिखाओगे, यहाँ अरे एसिटिक एनहाइड्राइड ना होता है, कैसे, अरे बेटा ये देखो CH3 CO CH3 और CO, और यही तो होता है एनहाइड्राइड। इसमें O कैसे होता है, अगर इसको मैं दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता था, समझ गए, ऐसे भी दिखा दोगे यहाँ पे, तो यही तो है एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड है तो बेटा ये देखो, ये वाला तो यही है ना, अब इधर क्या दिखाना है, इधर एक संयोजकता बेंजीन से जोड़ दिया, ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। और बस फिनोल्फथैलीन बनाने के लिए कुछ करना ना, ये मॉडल जैसे का तैसा उतार दिया मैंने, उतारा, और ये यहाँ से एक H और एक H और ये H2O के रूप में निकाल दिया। अब ये संयोजकता दिखाओगे ना, दिखाओगे तो इनसे जो हटाया है वो यहाँ पे जोड़ दिया। मैंने क्या जोड़ा, यहाँ फिनॉल का एक हाइड्रोजन हटाने के बाद और यहाँ पे ये जोड़ दिया मैंने। आ रही बात तुम्हारी समझ में, हाँ बस ये हो गया फिनोल्फथैलीन। क्या हो गया, फिनोल्फथैलीन। यहाँ हुआ H दिखा दो और बंद, ये एक छोड़कर फिर और एक छोड़कर फिर, लो जी हो गया फिनोल्फथैलीन। अब देखो बेटा फिनोल्फथैलीन क्या है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन सुन लो। ये एक सूचक है, क्या है, ये फिनोल्फथैलीन क्या है बेटा, एक अम्ल क्षार सूचक है। क्या है, सूचक है। और पता है इसका अम्ल में जो रंग होता है, इस सूचक का अम्ल में रंग, और बेटा किस में, क्षार में रंग। तो अम्ल में रंग पता कैसा होता है, इसका रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। और क्षार में कैसा होता है बेटा, गुलाबी होता है। ये जीएस का बहुत बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिनोल्फथैलीन का एक क्या है, एक अम्ल क्षार सूचक है, और जिसका अम्ल में रंग होता है बेटा रंगहीन और क्षार में होता है गुलाबी। सही है, समझ में आया होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, परिशोधित स्पिरिट। इसमें क्या होता है,
कि बेटा इससे ऑप्शन बन जाता है परिशोधित जो स्पिरिट है किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा होती है। तो बेटा देखो 95.6% होता है परिशोधित स्पिरिट में। देखो चलो मैंने तो पूरी परिभाषा ही बता दी है, इधर देख लो। परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो 95.6% शुद्ध एथिल अल्कोहल तथा 4.4% जल का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब यहां से यदि अल्कोहल पूछे तो आप आंसर दोगे कितना, 95.6%, और जल, अरे वाकई की आप लोग समझदार हो, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। अब बेटा ये विलयन है, स्पिरिट क्या है, एक विलयन है, तो निश्चित है इसमें जल होगा, और जल होगा तो कितना होगा 4.4%, दोनों का योग कर लो हो रहा है 100%। सही बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने जैसे ग्लूकोज से बनाई तो मेरा अपना ये मन करा कि भाई शर्करा से ही आप एल्कोहल बनाना सिखा दें तुम्हें। तो बेटा शर्करा या सुक्रोस, क्या सुक्रोस, सही है, सुक्रोस, ये इसको कहते हो सुक्रोस। सुक्रोस ये एक क्या होती है, शर्करा होती है, क्या होती है, शर्करा। ठीक, अब देखो इससे दो पदों में बनता है। यहां मैंने, मेरा मतलब ये है कि शर्करा से जब ग्लूकोज बनाएंगे तो किस एंजाइम का प्रयोग होता है, यानी कि कौन सा एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, फ्रक्टोज है ये, या फ्रक्टोज भी कह देते हैं, फिलहाल फ्रक्टोज का हो। ठीक है बेटा, क्या होता है, कौन सा एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर लेता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये इन्वर्टेस होता है। ये भी एक एंजाइम है, सूक्ष्म जीव है, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। सही है, तो क्या है, ये भी एक क्या है, एंजाइम है। और ये क्या करता है, शर्करा में जैसे ही आप जल मिलाओगे उसको छोड़ दो, ये इन्वर्टेज ईस्ट डाल दो, इन्वर्टेज एंजाइम उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा, और बेटा जो आपने जो शर्करा डाली वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। अब देखो बेटा दोनों के सूत्र समान है लेकिन इनकी संरचना में अंतर होता है, क्रियात्मक समूहों में थोड़ा अंतर होता है, ये एल्डिहाइड होता है और ये कीटोन। चलो इसको तो बाद में जिक्र करेंगे। फिर क्या होगा, जब ग्लूकोज बन गया तो बेटा क्या है, जाइमेस एंजाइम उसको किस में बदल देगा, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये देखो बेटा, ये वाली रिएक्शन दो जगह लिख दी है मैंने। ठीक, यहां शर्करा से एथिल अल्कोहल का है तो आप इस तरीके से कहोगे, इन्वर्टेस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में शर्करा परिवर्तित हो जाती है, फिर ग्लूकोज से जाइमेस एंजाइम जो है उसको क्या है, किस में परिवर्तित कर देगा, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। ठीक, ये बेटा छपा हुआ सवाल है, आया हुआ है पिछले वर्षों में, किसी न किसी वर्ष आया है, इसलिए मैंने ये उठा कर रख दिया। आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा कंटेंट देना है, पूरा कंटेंट दूंगा, परेशान ना होंगे। ठीक है, जानने की कोशिश करो, वीडियो में कोई बात समझ में ना आए आप लोगों का ऑप्शन है कमेंट में रख दो कि सर ये चीज समझ में ना आई। ठीक है, तो मैं उस अगली वीडियो में ये चीज सुधार के आपको भेज दूंगा। और अगर एक बार में ना समझ में आई तो बेटा ये तो फ्री का सिस्टम है, कितनी बार देखो, पुश करके देखो, रोक कर देखो, देखते ही रहो। सही है, इधर देखो, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो अब देख लो बेटा, पहले फिनॉल को देख लो, मैंने ये वाला पोर्शन यहां कंप्लीट करा है, देखो ये करा, ठीक है, यहां पहले ये देख लो बेटा, ये क्या है, फिनॉल है, क्या है बेटा, ये है फिनॉल।
किसमें डाल दिया इसमें डाला जल। जब ये जल में घोलोगे, फिनॉल जल में आयनित हो जाता है, सही है, आयनों में विभक्त हो जाता है। किसमें? फिनॉक्साइड और H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन में। तो यही मैंने यहां बताया है और यही कारण है बेटा कि ये जल के साथ आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, जिसके कारण ये क्या है, अब आप सब लोग जानते हो, अम्ल और क्षार की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगा कि वे यौगिक जो जल में आयनित होकर धनायन के रूप में H पॉजिटिव आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा वे यौगिक जो जल में आयनित होकर ऋणायन के रूप में केवल OH नेगेटिव आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अम्ल, अब इसने भी क्या करा बेटा, इसको भी जब जल में घोला तो क्या दिया बेटा, हाइड्रोजन आयन दिया, और हाइड्रोजन आयन दिया तो फिर तो अम्ल हो गई। तो क्या है, फिनॉल जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन, यहां मैंने प्रतीक बना दिया H पॉजिटिव, तथा फिनॉक्साइड आयन, सही है, फिनॉल पर ऑक्साइड है ना, यानी कि फिनॉल का H हटा दो तो जो बचता है वो नेगेटिव, वो फिनॉक्साइड आयन देता है। जो अनुनाद, जो फिनॉक्साइड है वो बेटा अनुनाद के कारण, किसके कारण? अनुनाद के कारण स्थायी होता है। और बेटा ये मैंने फिर अवक्रिया दिखाई कि देखो ऐसा होता है, और इसी कारण फिनॉल के, इसी कारण, किस कारण? जल में आयनित होकर H पॉजिटिव देने के कारण क्या है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। एक लाइन के जरा सी लफ्ज प्रयोग करके ही आप इसका आंसर दे सकते हो कि फिनॉल जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन देता है, तथा क्या है, इसके साथ क्या और देता है, फिनॉक्साइड आयन देता है, जो कि क्या है, अनुनाद के कारण, या जो अनुनाद के कारण कैसा होता है, स्थायी। इसलिए बेटा फिनॉल किसका कार्य करता है, किस गुण का प्रदर्शन करता है? फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। चलो बेटा इसी के साथ देखो मैंने बड़ा अच्छा इस चैप्टर से संबंधित एक ये क्वेश्चन डाला है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे आप एथिल अल्कोहल से और मेथिल अल्कोहल। चलो बेटा मैं इसको आप लोगों को वैसे बता दे रहा, देखो आगे मैं रिएक्शन जब सिखाऊंगा तो बेटा सब सिखाऊंगा कि कैसे हम कार्बन बढ़ा लेते हैं और कैसे कार्बन क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है बेटा, जब आप एथिल अल्कोहल से क्या करोगे, मेथिल अल्कोहल, तो निश्चित ही ये कार्बन कैसी है, घटाने वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, इसमें एक कार्बन घटता है। अब मैं आगे आपको कुछ ही दिनों में यानी कि 2-3 वीडियो के बाद कार्बन घटाने वाली रिएक्शन और बढ़ाने वाली, क्योंकि इससे आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कौन सा चैप्टर, अरे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस हो गया सब कुछ, क्योंकि वहीं पे ये सिखाना कार्बन बढ़ाने घटाने वाली रिएक्शन आप सीख जाओगे अगले चैप्टर में। ठीक है, बस इससे अगली वीडियो में ही अगले चैप्टर हो रहा है तैयार। ठीक है, फिलहाल देखेंगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो देखो बेटा मैं वहां बताऊंगा, फिलहाल यहाँ आपको नमूने के रूप में मैंने ये दे रखा है, वहां पर 3-3 4-4 विधियां ऐसी हैं जो आप कार्बन घटा सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ आप लोग केवल एक ही विधि देखो, सोडा लाइम विधि द्वारा किसी से भी कार्बन परमाणु क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे घटाओगे ये देखो, कार्बन जब भी घटाओगे तो आपको अम्ल पर आना होगा, कहीं भी हो आप, कहीं भी हो आपको कहां आना पड़ेगा, अम्ल पर आना पड़ेगा। और जैसे ही अम्ल पर आओगे तो कई रिएक्शन ऐसी हैं, कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनसे रिएक्शन कराओगे कार्बन घट जाएगा। फिलहाल मैं देखो इधर से, शायद हमने आपको बता रखा है, ना बता रखा हो तो इधर देख लो बेटा, इधर मैं साफ करने जा रहा हूं बेटा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना पुश करके देख लियो, जैसे तुम्हारी इच्छा करे वैसे करना। चलो मैं 1 मिनट के लिए कुछ सेकंडों के लिए हट रहा हूं बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।
चलो बेटा देखो मैं इधर साफ कर रहा, ठीक है ना, इधर साफ कर दूं क्योंकि मुझे वो रिएक्शन तुम्हें यहां से सिखानी है और उसके जगह और भी एक आध दिखा दूंगा ताकि तुम कार्बन घटाना इसमें ही सीख जाओ। समझ गए? इसमें मैं तुम्हें कार्बन घटाने वाली रिएक्शन करा दे रहा, तुम्हें अभी थोड़ा अच्छा लगेगा कि कोई नई चीज सीखोगे, क्योंकि हो सकता है तुमने आज तक कार्बन ना घटाया हो। समझ गए? देखो इधर क्या करेंगे बेटा, हमने तुम्हें अभी बताया कि अभी मैंने ये एक बात बताई आपको कि जब भी कार्बन घटाना है आपको अम्ल पर आना पड़ेगा। ठीक, अब अम्ल से एल्को ये चेंजिंग हम जानते हैं कहां से, हम ये जानते हैं एल्कोहल से कहां पहुंच सकते हैं हम, एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड पर, और एल्डिहाइड से कहां पहुंच सकते हैं हम, अम्ल पर। ठीक है, सेम इसका अपोजिट भी जान गए हम, कहां से अम्ल से पहुंचेंगे किस पर, एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड पर, और एल्डिहाइड से पहुंचेंगे एल्कोहल पर ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा। चलो फिलहाल मैं यहां हमने तुम्हें बता रखा क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल से एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, एल्कोहल। देखो बेटा कैसे करेंगे, इधर देखो यहां एथिल एल्कोहल क्या है, मैं सीधे एक रिएक्शन में दिखाऊंगा, CH3 CH2OH। अब आप जानते हो बेटा मुझे अम्ल पर जाना होगा, अम्ल से पहले एल्डिहाइड पर तो पहुंचूंगा, तो बेटा यहां ले लो ऑक्सीकारक ले लो, ऑक्सीकारक यही याद कर लो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी कि अम्लीय के पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां ऑक्सीकरण ले लो, O ले लो बेटा, ये H2O निकल जाएगा और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ये बेटा एल्डिहाइड बन गया CH3 और CHO। पुनः से एक बार और ऑक्सीकरण करा दो, आप पहुंच चुके हो CH3COOH पर, यानी कि अम्ल पर पहुंच गए। ठीक है, एल्कोहल से अम्ल पर। अब देखो बेटा सोडा लाइम की अभिक्रिया करा दो, सोडा लाइम, सोडा लाइम ये भी एक क्या है, क्या उत्प्रेरक है, क्या किस किस का, CaO प्लस के NaOH का जो मिश्रण कहलाता है वो सोडा लाइम कहलाता है। तो यहां पे बेटा क्या यहां कर दे मैं CaO प्लस NaOH, यहां लिख दूं मैं CaO प्लस क्या दिखा दूं मैं, NaOH, NaOH गर्म कर दो इसको, क्या कर दो गर्म, तो बेटा CaCO3 निकल जाएगा और कुल मिला के यहां मेथेन प्राप्त हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया मेथेन। और मेथेन हाइड्रोकार्बन से ना क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं हैलोजन परमाणु से, किससे, यहां क्लोरीन ले लो बेटा Cl2 और यहां ले लो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश से क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन मेथेन से करोगे तो एक एक करके सब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो केवल यहां तक जाना है CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। अब बेटा मेथिल क्लोराइड की जलीय NaOH से रिएक्शन करा दो, किससे करा दो, NaOH से, और NaOH भी कैसा है बेटा, जलीय, हाँ ध्यान रखेंगे जलीय, किससे करा दी मैंने, NaOH से रिएक्शन करा दी, और आपका एल्किल हैलाइड किस में बदल जाएगा, एल्कोहल। इस तरीके से आपका प्राप्त हो गया क्या, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब चलो मैं सेम रिएक्शन और भी करा रहा हूं बेटा, चलो यहां देखते हैं, यहां से क्या देखें, देखो एन प्रोपिल एल्कोहल से, एन प्रोपिल एल्कोहल से, एल्कोहल से क्या, एथिल एल्कोहल, क्या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, सेम रिएक्शन, यहां एन प्रोपिल का मतलब है 3 कार्बन का, CH2 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 और OH। ठीक, इसका ऑक्सीकरण करा दें किससे, K2Cr2O7
प्लस का H2SO4 और मैंने यहाँ करा दिया ऑक्सीकरण। बेटा एल्डिहाइड बना दो CH3 CH2 और CHO। फिर से ऑक्सीकरण करा दो एक बार, ऑक्सीकरण करा दें यहाँ तो अम्ल बन जाएगा CH3 CH2 और COOH। फिर अम्ल की यही सोडा लाइम से करा दियो CaO प्लस के NaOH और यहाँ गर्म करा दो तो यहाँ आपको CH3 प्राप्त हो जाएगी, एथेन प्राप्त हो जाएगी। और एथेन की वही सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य का क्या करोगे, सूर्य का प्रकाश जब इससे करोगे तो यहाँ CH3 और CH2 और Cl बन जाएगा और इसकी जलीय NaOH से करा दो NaOH और यहाँ के इधर लिख देंगे हम जलीय और यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 और CH2 और OH। समझ में रहा है? एक कार्बन घटाने वाली रिएक्शन है। और करा दें, चलो मैं एक और करा दूं, एन ब्यूटिल क्या है, यहाँ लिख दो एन ब्यूटिल से एन ब्यूटिल एल्कोहल से एन प्रोपिल एल्कोहल यानी कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल यानी कि 4 कार्बन का एल्कोहल बनाओ तो यहाँ CH3 CH2 और CH2 और OH। ठीक है भाई, यहाँ यही लेना ऑक्सीकारक K2Cr2O7 प्लस का H2SO4 और यहाँ ऑक्सीकरण कराओगे, आपका 4 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और CHO। फिर से एक बार ऑक्सीकरण कराओगे, 4 कार्बन का अम्ल प्राप्त हो जाए CH3 CH2 और COOH। इसकी किससे कराऊंगा, अरे सोडा लाइम से करा दो मेरे लाल। इधर देखो NaOH, जब ऐसे कराओगे तो यहाँ पर क्या है, कितने कार्बन की, बेटा 1 कार्बन कम की एल्केन प्राप्त हो जाएगी यानी कि CH3 और CH2 और CH3 प्राप्त हो जाएगी, CH3 CH2 और CH3। 1 कार्बन यहाँ घटता है, ये सोडा लाइम क्या है, 1 कार्बन घटाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ 4 थे 3 रह गए, बस यहाँ वही क्लोरीनीकरण कर दो Cl2 और H न्यू लिख दो, सूर्य का प्रकाश, ऐसे भी लिख दोगे तो अभी चलेगा। ठीक, अब क्या रह जाएगा, ये CH3 और CH2 और Cl प्राप्त हो गया और इसकी करा देना NaOH से और यहाँ है क्या जलीय और क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और OH यानी कि 1 कार्बन घटाने वाली रिएक्शन है। ठीक, समझ में आ गई होगी। 2 बार ऑक्सीकरण करके अम्ल बन जाएगा, अम्ल की सोडा लाइम से करा देना तो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। एल्केन की सूर्य के उपस्थिति में क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगी। एल्किल हैलाइड की चाहे तो जलीय NaOH से करा देना चाहे जलीय KOH से करा दियो, आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं। देखो रुक जाओ भी बेटा, एक रिएक्शन और रह गई है ना, अभी मैं वो करा दे रहा तुम्हें, फिर कोई बात ना है। हाँ, ये अच्छी रिएक्शन है और बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है और आ जाती है कभी कभार, इसलिए मैं वो तुम्हारे लिए कोई कमी न छोड़ना चाहता बेटा, ताकि कि जो है आपको ये कोई पछतावा ना रहे भाई हम ये ना पढ़ पाए। सही है। और देखो बेटा, आप अगर क्लास मिस कर रहे हो तो भाई तुम्हारी मर्जी है। सही है, इसमें तो हम कुछ कर ही ना सकते। देखो बेटा, दर्शन में क्या होता है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद आप कर चुके हो। किसके द्वारा, अरे आप कर चुके हो बेटा ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा। ठीक है, ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा आपने जो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद किया है। ऐसे ही बेटा एक और है, अगर हम कॉपर की अपक्रिया द्वारा, किसकी, कॉपर, इन एल्कोहलों की वाष्पों को यदि 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करें तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल अब अलग अलग अपक्रिया देते हैं। जय देखो बेटा, यहां CO 300 डिग्री सेल्सियस, यहां भी CO 300 डिग्री सेल्सियस और यहां भी ले लो बेटा CO 300 डिग्री सेल्सियस।
सही। ये देखो यहाँ CH3 CH2 CH2 और OH, यहाँ ले लो बेटा CH3 CH2 और CH और CH3 और यहाँ ले लो CH3, ठीक है ना। क्या CH3, अच्छा यहाँ OH लो, OH और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और ये ले लो OH। सब जान रहे हो ये कौन सा है बेटा, ये अरे इसको दो नाम दे सको, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा है द्वितीयक, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल, एल्कोहल। ये क्या है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, यह क्या है बेटा तृतीयक एल्कोहल है। कैसा है ये तृतीयक एल्कोहल। तो कॉपर पर यदि इनकी वाष्पों को प्रवाहित करते हैं तो भी ये भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। और ये परीक्षण क्या है, इनको विभेद, इनमें विभेद प्रदर्शित करता है। देखो जब प्राथमिक एल्कोहल को रक्त तप्त कॉपे पर, कैसा तप्त है बेटा, ये रक्त तप्त है, रक्त तप्त लिख दो, बिल्कुल लाल है रक्त और यहां कर दो तप्त। तो रक्त तप्त एल्कोहल की वाष्प को रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो बेटा यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो जाती है, निकल जाती है। और बेटा ये एल्कोहल किसका क्या देता है, CH3 CH2 और CHO किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में देता है। यानी कि प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्प को यदि कॉपर पर प्रवाहित किया जाए, रक्त तप्त कॉपर पर, तो विहाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और बेटा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि द्वितीयक एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर पर प्रवाहित करोगे तो यहां से भी ये H2 निकलेगी, क्या निकल जाएगी H2, और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, कीटोन, CH3 CH2 और C और 2 एक बंद हो गया O और एक बंद हो गया CH3। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, द्वितीयक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण पर हमें कीटोन प्राप्त होंगे। और तृतीयक एल्कोहलों की वाष्प पर यदि क्या है, तृतीयक एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया तो बेटा यहाँ पे जल निकलता H2O और क्या प्राप्त हो, ये हो गया H2O और ये वाला यहाँ लगा दो तो C और CH3 और इधर CH3 और क्या प्राप्त होती है CH2, ये एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। उपरोक्त अभिक्रियाएं एल्कोहलों में विभेद के परीक्षण देती हैं, अर्थात विभेद दर्शाती हैं। समझ में आ गई होगी। देखो बेटे ये अभिक्रियाएं क्या हैं, ये प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहलों में विभेद के परीक्षण है। बेटा हम एल्कोहलों से एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन सब प्राप्त कर सकते हैं, Cu पर प्रवाहित करके, रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करके। समझ रहे हो, ठीक है बेटा। अगले चैप्टर में फिर से हम अगले चैप्टर के जो है वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। और भाई आप लोगों को अपना काम करते रहना, क्या शिद्दत से जितनी मेहनत हो, रातों की नींद कम कर दो बेटा, क्योंकि यही आपको इस समय का जगना आपकी खुशहाल जिंदगी बनाएगा आपकी। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में।